गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बैंकिंग सेक्टर को लेकर काफ़ी अच्छे से समझने वाले हैं क्यों, और आज की वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और जो परीक्षा का तैयारी कर रहा है और उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होगा। और ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं परीक्षा में आने का। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को जान लेते हैं कि लिखा हुआ है कि राष्ट्रीयकरण के बाद वाणिज्यिक बैंकों की समीक्षा या प्रभाव। जैसे राष्ट्रीयकरण हुआ, हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ था और वीडियो में हमने बताया कि 1969 में भारत सरकार ने 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया था, 14 बैंक का, ठीक है। और उसके बाद फिर 1980 आया और 1980 में और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी कि कुल 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या हुआ कि टोटल 20 बैंकों को सरकारी बैंक बना दिया गया। सरकारी बैंक होगा यानी कि सरकार का कंट्रोल होगा उस पर, सरकार उसको लेकर रूल रेगुलेशन बना सकते हैं। तो ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन में ये हम लोग बात करने वाले हैं कि जो राष्ट्रीयकरण हुआ तो उसका हमारे देश की अर्थव्यवस्था में या लोगों की ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ा, वो प्रभाव क्या पड़ा, वो चीज़ इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू से समझते हैं कि राष्ट्रीयकरण का नीति जो है देश में लाने का क्यों ज़रूरत पड़ा था, उसको समझते हैं। देखिए, राष्ट्रीयकरण से पूर्व सभी वाणिज्यिक बैंकों की अपनी अलग और स्वतंत्र नीतियां होती थी और उनका उद्देश्य अधिकाधिक लाभ के मार्गों को प्रस्तुत करने तक ही सीमित था। देखिए, इसमें कह रहा है कि देश में जब तक बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था तो उससे पहले क्या होता था, आदमी कोई भी बड़ा बड़ा कंपनी क्या था अपने से बैंक चलाता था, उस पर कोई भी सरकारी रूल रेगुलेशन नहीं चलता था। एक आदमी चाहा तो कुछ पैसा है तो उसने बैंक शुरू कर दिया, अपने से बैंक खोल लिया, कोई रूल रेगुलेशन नहीं। तो हर आदमी जिसके पास पैसा, सब आदमी बैंक खोल सकता था उस समय। तो जब बैंक खोल लेता था तो उसका मकसद क्या होता था, हर आदमी का मकसद होता था ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। यानी हर बैंक ज़्यादा लाभ कमाने की कोशिश में लगा रहता था और अपना अपना नीति बनाता था। कोई बैंक चाहा कि ज़्यादा इंटरेस्ट लगा दिया तो कोई बैंक कम इंटरेस्ट लगाया, तो अपना मनमर्जी इंटरेस्ट लगा देता था, उसने कुल मिला के अपना लाभ देता था, लोगों को ठगता था। और इससे क्या होता है, जो स्वाभाविक ही माना जाना चाहिए, क्योंकि इन बैंकों के अधिकतर शेयर धारक कुछ इन गिने चुने देखिए गिने गिने पूंजीपति व्यक्ति थे जो अपने हितों की रक्षा के साथ निजी हितधारियों को ही बैंकिंग सेवाओं और सुविधाओं का लाभ पहुंचाते थे। तो इसका भी एक कारण था कि जो बैंक खोलते थे वो गिने चुने जो पूंजीपति थे, होते ज़्यादा पैसा वाले लोग थे, वही खोलते थे। तो वही खोलते तो वो इंडस्ट्री भी चलाते, तो उन्हें तो ज़्यादा पैसा कमाना रहता था, इसलिए वो तरह तरह के बैंक खोल लेते थे। और इससे क्या नुकसान होता था, तो इससे लोग, नॉर्मल आदमी को ज़्यादा परेशानी होती थी, ज़्यादा ब्याज दर पर लोन लेना पड़ता था, तो ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ता था, ठीक है। तो और समाज के जो गरीब होते थे, कमज़ोर वर्ग होते थे, दलित होते थे या फिर सामान्य ग्रामीण तबके के लोगों को बैंक की सीढ़ियाँ का नाम होता था, इससे भी पता नहीं था। जो नॉर्मल जो गरीब लोगों को तो बैंक के बारे में ही नहीं पता था, बैंक होता क्या चीज़ होता। वो क्या करते थे, गरीब लोग साहूकारों से लोन लेते थे। जो गांव में साहूकार कौन होते, जो गांव में थोड़ा पैसे वाला आदमी होते थे, उससे पैसा ले लेते थे, उधार लेते थे, और वो भी बड़ा सूद वसूलता था, ब्याज वसूलता था। यानी कि एक्चुअली में बैंक क्या होता है वो नॉर्मल जो गरीब तबके के लोगों को पता ही नहीं था। और वे क्या करते थे, इसी वजह से वे दिन प्रतिदिन सेठ साहूकारों महाजनों के सूद के नीचे इतने दब गए कि जीवन की असली पहचान तक भूल गए। यानी कि लोग है ना, सूद के जो साहूकार होते थे, सेठ साहूकारों से लोन लेके उसका ब्याज चुकाते चुकाते अपने ज़िंदगी को गरीब लोग एकदम नरक बना लेते थे, क्योंकि एक्चुअली में उस समय बैंक के बारे में पता ही नहीं होता था। और भारतवर्ष असलियत में ग्रामों में ही बसा है और ग्रामों में किसान एवं खेतिहर मजदूर बसते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता था कि गांव के लोग ही इस ठगी के शिकार होते थे, साहूकारों के चंगुल में इस तरह से दब जाते थे कि उससे ज़िंदगी भर निकल नहीं पाते थे, ठीक है। और बैंक राष्ट्रीयकरण के पूर्व किसानों की हालत भी इतनी खराब थी कि उनके बारे में कड़वा सत्य कहा जाता है कि भारतीय किसान कर्ज में ही जन्म लेते थे, कर्ज में ही पलते और पीछे कर्ज छोड़कर ही मरते थे। मतलब समझिए बात को कि जब उस समय क्या होता था, जो नॉर्मल आदमी बैंक खोलता था या फिर साहूकार लोग से जब आदमी लोन लेता था, किसान लोग लोन लेता था, तो वो अब ऐसा बोला जाता कि किसान लोग लोन लिया तो पूरा ज़िंदगी भर के लोन चुकाते रहता था, फिर भी लोन ख़त्म नहीं होता था, मैंने इतना ब्याज रहता था। उसके बाद वो आदमी मर भी जाता था तो भी ख़त्म नहीं होता था, उसका लोन चुकता नहीं होता, फिर आने वाले पीढ़ी को भी उसको चुकाना पड़ता था। फलत ऐसी दशा में पूंजीपति अधिक धनवान होते गए और निर्धन और भी गरीब के दो पार्टों में पीसते गए।
यानी ये जो सिस्टम है इससे जो अमीर लोग थे तो वो अमीर होते गए और गरीब लोग और गरीबी के खाई में गिरते गए। ठीक है, और इस वजह से देश में असंतुलन का संकट पैदा हो गया। जब इतना देश में हालत ख़राब था, गरीबों की हालत ख़राब थी, बैंकिंग सिस्टम इतना बुरा था, तो इसलिए यही कारण रहा था कि 1969 में उस समय जो प्रधानमंत्री रही थी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही क्या किया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। यानी कि 14 को बैंक को सरकारी कर दिया गया और लोगों के बीच जागरूकता फैलाया गया कि बैंक का क्या फ़ायदे हैं। जब लोगों को, गरीब तबके के लोगों को बैंक के बारे में पता होगा तभी तो वो बैंक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ लिखा है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था तो उसमें कौन कौन से बैंक थे जो सरकारी बनाए गए थे यानी राष्ट्रीयकरण हुए थे। वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रहे थे, यूनाइटेड बैंक थे, कैनरा बैंक थे, इंडियन ओवरसीज बैंक, देना बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा और भी बैंक है देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा भी रहते, बैंक ऑफ इंडिया भी, इलाहाबाद भी। यानी कि इस तरह से हमने 14 बैंकों का तो नहीं नाम है यहाँ पर, लेकिन कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, 14 बैंकों को सरकारी बना दिया गया था ताकि सरकार उसके लेकर नीतियाँ बना सकते थे ताकि गरीब लोगों को भी इन बैंकों का लाभ मिल सके और गरीबों को ज़्यादा परेशान न किया जाए। फिर क्या हुआ कि 1980 में और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। पहले तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और फिर 1980 में और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी कि कुल 20 जो है राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए, माने सरकारी बैंक देश में हो गए थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरकारी बैंकों का नाम लिखा हुआ जो बाद में 6 बैंक सरकारी बने थे वो थे कॉरपोरेशन बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, आंध्रा बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ठीक है, ये सारे दूसरे बैंक रहे जो 1980 में सरकारी बने थे। अब जब देश में सरकारी बैंक आ गया, 20 सरकारी बैंक बन गए, तो इसका तो देश पर क्या प्रभाव पड़ा वो चलिए समझते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट में देखिए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लोगों के लिए पैसा बचत करने के एक विश्वसनीय संस्थान मिल गया था। यानी कि हर लोग, जब यह बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, सरकारी बैंक बन गया, लोगों को ये पता चल गया कि बैंक सरकारी है और इसमें पैसा हमारा नहीं डूबेगा, एकदम सिक्योर रहेगा, तो इस वजह से लोग क्या करने लगे, बैंकों में पैसा जमा करने लगे क्योंकि अब उस बैंकों पर ज़्यादा विश्वास होने लगा। उसके अलावा क्या हुआ, उच्च और निर्धन सभी लोगों को कम ब्याज दर पर लोन मिलने लगा था। अगर किसी आदमी को लोन लेने की ज़रूरत था तो वो कम ब्याज दर पर सरकारी बैंकों से लोन मिल जाता था, तो उससे उसका काम निकल जाता था। ठीक है, भारत में बैंक क्या हुआ कि नगरों, महानगरों के बाद देश के हर कोने कोने तक पहुंच गया है। ठीक है, अब अभी के वर्तमान का समय को देखिए कि पहले होता था बड़े बड़े शहरों में होता था, बड़े शहरों के अलावा छोटे शहर, और आज के समय में तो छोटे छोटे एकदम जो छोटे शहर जहाँ गांव के आदमी रहते हैं वहाँ पर भी बैंक खुल गए हैं। यानी कि हर लोगों को बैंक का सुविधा मिलने लगा है। उसके बाद देखिए, समाज के लगभग सभी वर्गों के लोगों तक बैंकिंग सेवा तथा सुविधाएं पहुंच गई है और उनका लाभ सभी को समान रूप से मिल रहा है। यानी कि मैंने पहले ही बताया कि अब जो गरीब हो, अमीर हो, किसान हो, सभी लोगों को बैंक के बारे में समझ में आ गया कि बैंक के क्या फ़ायदे हैं और सभी लोग बैंक का लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, जो कुटीर उद्योग तथा लघु स्तरीय उद्योगों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और साथ में निर्यात आयात को भी बढ़ावा मिला है। जब लोगों को लोन मिलने लगा है तो लोन मिलने से क्या हुआ, अपना अपना उद्योग सभी लोग खोलने लगे। जब उद्योग खोलने लगे तो उसका जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। यानी कि कुल मिला के बैंक खोलने से आदमी की ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा बदलाव आया है, लोग देश में तरक्की करने लगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरा वीडियो आप लोग को बता दिया कि राष्ट्रीयकरण होने के बाद लोगों के ज़िंदगी में बैंक का क्या प्रभाव पड़ा था। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को सारा वीडियो समझ में आ गया है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, और अगर आप लोग का कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।